प्यारे बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान। इकाई का नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। अध्याय का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। इस अध्याय को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में पशुपालन से संबंधित और दूसरे पार्ट में पादप से संबंधित चर्चा की जाएगी। पशुपालन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पशु प्रजनन, मधुमक्खी पालन, मत्स्यिकी, और दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप पढ़ेंगे पादप प्रजनन, ऊतक संवर्धन, एकल कोशिका प्रोटीन, कायिक संकरण, जैव प्रबलीकरण, और इस तरह से यह अध्याय का अध्ययन पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, पशुपालन आपके लिए कोई नई बात नहीं है। पशुपालन से सभी लोग परिचित हैं। पशुपालन क्या होता है? पशुओं की देखभाल, पशुओं का रख रखाव और उनकी परवरिश, यही है पशुपालन। भारत कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ हमारे देश में पूर्व काल से पशुपालन होता रहा है। एक्चुअल में पशुपालन पशुधन रखरखाव का विज्ञान व कला है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पशुओं की पूर्ण देखभाल, उनका पोषण, प्रजनन व उनका रोगों से बचाव पशुपालन के विभिन्न पहलू हैं। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप वांछित गुणों वाले पशुधन की वृद्धि होती है। पशुपालन में मुख्यतः कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? मनुष्य के लिए लाभकारी पशुधन जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, सूअर, इन्हीं पशुओं का पालन ज्यादातर किया जाता है बृहद स्तर पर। इसके अलावा वृहद स्तर पर पक्षी पालन या पोल्ट्री, जिसको कहते हैं, पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म, और मत्स्यिकी कहते हैं मछली पालन को, और मधुमक्खी पालन भी पशुपालन में ही शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, पशुधन को उनके उपयोग के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। दुधारू पशु, पशुपालन किस लिए किया जाता है? दुग्ध उत्पादन के लिए। तो दुधारू पशु में गाय, भैंस, बकरी और पहाड़ी क्षेत्रों में याक, इनका दूध प्राप्त किया जाता है। और ऊंट को भी दुग्ध पालन के लिए, दुग्ध प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इसके अलावा ऊंट भारवाही पशु भी है और ऊंट के दूध का भी उपयोग किया जाता है। उपयोग के आधार पर पशुधन भारवाही पशु होते हैं। भारवाही, जिनका उपयोग भार ढोने में किया जाता है, जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ये भार को ढोने के लिए पाले जाते हैं। इसके बाद अंडे व मांस प्रदान करने वाले,
पोल्ट्री बर्ड्स जो होती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स मतलब कि मुर्गी पालन, बतख, बकरी, भेड़, मछली, इनका पालन अंडे व मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बाल और चमड़ा देने वाले, इसके अंतर्गत बकरी, भेड़, खरगोश, भैंस, सुअर, इनका उत्पादन किया जाता है बाल व चमड़ा प्राप्त करने के लिए। अन्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है और रेशम कीट पालन किया जाता है। पशुधन के लाभ, पशुपालन करते हैं तो उससे कुछ लाभ भी तो चाहिए। पशुपालन क्यों किया जाए, पशुपालन का क्या लाभ है? तो उससे हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। पशुपालन जैविक खेती का अभिन्न अंग होता है। ये किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करता है। साथ ही कृषि अपशिष्ट का पशुपालन में तथा पशुपालन अपशिष्ट का कृषि में प्रयोग होने से पदार्थों का प्राकृतिक चक्रण बना रहता है। पशु अपशिष्ट क्या है? गोबर, पशुओं से गोबर प्राप्त होता है, उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। और कृषि अपशिष्ट क्या है? भूसा, पैरा और बहुत प्रकार के खरपतवार जो निकलते हैं, तो उनका उपयोग पशुओं के चारे के रूप में कर लिया जाता है। इसके अलावा अनाजों से भूसी निकलती है, तो इनका उपयोग पशुओं की फीडिंग के लिए किया जाता है। और पशुओं का अपशिष्ट जो है वो खेती में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से पदार्थों का प्राकृतिक चक्रण होता रहता है। दूसरा है, इससे किसानों को पूरे वर्ष काम धंधा सुनिश्चित होता है। किसान पूरे वर्ष इसी के परवरिश में लगे रहते हैं। पशुपालन पशुओं की नस्ल में सुधार करता है, जो परोक्ष रूप से किसान का आर्थिक पक्ष मजबूत करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले पोषक पदार्थों की उपलब्धता के अवसर प्रदान करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले पोषक पदार्थों की उपलब्धता के अवसर प्रदान करता है। पशुपालन से आपको दूध मिल जाता है, यह उच्च गुणवत्ता का भोजन है, भोज्य पदार्थ है। मांस मिल जाता है, अंडे मिल जाते हैं। इसके अलावा पशुपालन फसल उत्पादों, खाद आदि के परिवहन हेतु भारवाही शक्ति उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा पशुपालन कृषि की एक अनुप्रयोज्य शाखा है। अतः खाद्य उत्पादन, खाद्य गुणवत्ता बढ़ाकर कुपोषण की समस्या से जूझने में मदद मिलती है। अगली हेडिंग है फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। फार्म क्या है और फार्म पर पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है? देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में पशुपालन में प्रति इकाई उत्पादकता बहुत कम है। इसका कारण यह है कि अपने देश में पशुपालन मात्र कृषि के उत्पादों पर ही आधारित है। इसमें अद्यतन वैज्ञानिक ज्ञान का समावेश या तो नगण्य है या फिर अभी शुरुआती स्थिति में है। हमारे यहाँ जो पशुपालन किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जाता है। पुरातन तरीके से जिस तरह से पशुपालन हो रहा है, उसी परंपरा को अभी आगे हम लोग निभा रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाए तो उसका उत्पाद ज़्यादा मिलेगा। डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है?
दुग्ध व दुग्ध उत्पादों हेतु किया जाने वाला दुधारू पशुओं का प्रबंधन डेयरी उद्योग कहलाता है। डेयरी फार्म या डेयरी उद्योग क्या है? दुग्ध व दुग्ध उत्पादों हेतु किया जाने वाला दुधारू पशुओं का प्रबंधन डेयरी उद्योग कहलाता है। प्रमुख दुधारू पशु कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, ये प्रमुख दुधारू पशु हैं। ये ज़्यादा मात्रा में दूध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बकरी का दूध भी अनेक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में ऊँट के दूध का प्रयोग भी प्रचलन में है। हिमालयी क्षेत्रों में याक से दूध प्राप्त किया जाता है। लेकिन गाय, भैंस ये अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन करते हैं। तो डेयरी उद्योग के लिए गाय और भैंसों का पालन जरूरी होता है। गाय और भैंस, इनका वैज्ञानिक नाम आप शायद नहीं जानते होंगे। यहाँ पर देख लीजिए। गाय का जो वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। बॉस इंडिकस, BOS, बॉस इंडिकस। इसको गौवंश भी कहा जाता है। इसमें गाय, बैल, सांड, बछड़ा आदि शामिल हैं। और दूध प्रदान करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण जंतु भैंस है। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बॉस ब्यूबेलिस। बॉस ब्यूबेलिस, BOS, बॉस, BUBALIS, ब्यूबेलिस। ये भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद डेयरी फार्म प्रबंधन के निम्नलिखित प्रमुख पहलू हैं। डेयरी फार्म प्रबंधन कैसे किया जाता है? डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है? डेयरी फार्म तो आप समझ गए, वो स्थान जहाँ पर दुधारू पशुओं को रखा जाता है, उनकी परवरिश की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है, उनसे दूध निकाला जाता है, दूध का एक्सपोर्ट किया जाता है, दूध को बिक्री किया जाता है, खरीदा जाता है। और वहीं पशुओं के भोजन की व्यवस्था होती है, स्नान की व्यवस्था होती है, देखभाल की व्यवस्था होती है। तो वो तो हो गया डेयरी फार्म। अब डेयरी फार्म के प्रबंधन के लिए, उसके अच्छे मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से बिंदु होते हैं, उनका विवरण हम आपको बता रहे हैं। सबसे प्रथम पहलू है अच्छी नस्ल। किसी भी डेयरी की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है अच्छी नस्ल के दुधारू पशु होना चाहिए। दूसरी आवश्यकता होती है फार्म का रख रखाव व्यवस्थित होना चाहिए। तीसरी आवश्यकता होती है पशुओं का चारा। पशुओं का चारा हरा, उपयुक्त और उचित चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। तो डेयरी के लिए आपको हम पहले बताएंगे अच्छी नस्ल। डेयरी के लिए चयनित पशु में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाला पशु हो, रोग प्रतिरोधकता वाला पशु हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मौसम बदला और पता लगा पशु को बुखार आ गया, पशु को सर्दी बन गई, ठीक है। तो स्वस्थ और तंदुरुस्त, रोग प्रतिरोधक पशुओं को डेयरी फार्म में रखा जाता है ताकि वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। स्थानीय जलवायु के प्रति अनुकूलन की क्षमता उन पशुओं में होनी चाहिए। दुधारू पशुओं की कुछ उन्नत नस्लें हम आपको बता रहे हैं। जैसे भैंसों में, जो भैंस होती हैं उनमें मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, भदावरी, ये अच्छी नस्ल की भैंसें होती हैं, दुधारू होती हैं। गाय में साहीवाल गाय, गिर गाय। गिर गाय ज़्यादातर गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती हैं। लाल सिंधी, देवकी, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशिर, होल्स्टीन, फ्रीजन, ये सब गाय की उन्नत विदेशी नस्लें हैं, ये स्वदेशी नहीं है।
फार्म का रख रखाव, दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है फार्म का रख रखाव। फार्म के रख रखाव कैसे करना चाहिए। देखिए, पशुओं का उचित रख रखाव न सिर्फ उनके स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है, बल्कि दुग्ध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाता है। रोगी, डरे सहमे व तनावग्रस्त पशुओं का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है, आप समझ लीजिए। तो दुधारू पशुओं के बाड़े या शेल्टर में निम्नलिखित खूबियाँ होनी चाहिए। इसको आप फार्म का रख रखाव भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं, व्यवस्थाएं भी कह सकते हैं। या फार्म का रख रखाव, डेयरी फार्म का रख रखाव कैसे करेंगे, इसके जवाब में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यह स्थान पर्याप्त रूप से बड़ा, हवादार, साफ सुथरा व सूखा होना चाहिए। इसमें पशुओं की प्रतिकूल मौसम व परपक्षियों से सुरक्षा के साधन होने चाहिए। इसमें पशु चिकित्सक का नियमित विजिट होना चाहिए, जिससे पशुओं के रोग प्रारंभिक स्तर पर पहचाने जा सकें व उनका उपचार किया जा सके। इसमें प्रकाश की, पीने के पानी की, मलमूत्र के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दूध दूहने वाला व्यक्ति जो दूध निकालता है पशुओं से सुबह शाम, स्वस्थ होना चाहिए तथा उसे वैयक्तिक स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बातें हमने आपको बताई हैं फार्म के रख रखाव के संदर्भ में। इसके बाद पशुओं का चारा। पशुओं का चारा कैसा होना चाहिए। पशुओं को दिए जाने वाले दूध की गुणवत्ता, पशुओं द्वारा दिए जाने वाले दूध की गुणवत्ता उनको दिए जाने वाले चारे पर निर्भर करती है। आप कैसा चारा दे रहे हैं, जैसा चारा देंगे वैसा ही दूध प्राप्त होगा। अच्छा चारा देंगे, अधिक दूध प्राप्त होगा। और ख़राब क्वालिटी का चारा देंगे सिर्फ उनके पेट भरने के लिए, रूखा सूखा चारा, भूसा खिला देंगे, पैरा खिला देंगे, तो दूध की मात्रा भी कम हो जाएगी और दूध में गुणवत्ता भी कम होगी। पशुओं के चारे में 2 प्रमुख घटक होते हैं, पोषक पदार्थ व पादप रेशे। पहला घटक होता है पोषक पदार्थ, दूसरा होता है पादप रेशे। पोषक पदार्थ युक्त भोजन मिलना चाहिए और पादप रेशे भी मिलना चाहिए ताकि पशुओं का पेट खराब ना होने पाए। पशुओं को अनाजों जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बिनोले, सरसों या बिनोले की खली आदि दिया जाता है। और पादप रेशे के अंतर्गत पशुओं के खाने का अधिकांश पादप रेशे ही बनाते हैं। सेलुलोज से बने होने के कारण इनका पोषक मान कम होता है। पशु इनको आमाशय में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की मदद से पचा लेते हैं। भूसा, सनई, ढैंचा, घास आदि विभिन्न प्रकार के चारे इसी श्रेणी में माने जाते हैं। रेशेदार भोजन होते हैं ये। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट, यहाँ कुक्कुट से अर्थ है मुर्गी फार्म प्रबंधन। मुर्गी पालन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर जानेंगे। मुर्गियों का पालन अंडों के उत्पादन तथा मांस के लिए किया जाता है। अंडों के उत्पादन में होने वाली बढ़ोतरी को सिल्वर क्रांति कहते हैं। कई बार पूछा जाता है श्वेत क्रांति क्या है, सिल्वर क्रांति क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति क्या है। तो सिल्वर क्रांति क्या है, मुर्गी पालन के फलस्वरूप अंडों के उत्पादन में होने वाली
बढ़ोतरी को सिल्वर क्रांति कहते हैं। कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए, जैसे आपको पशु डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए आपको पहले बताया, उसी तरह से कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी सबसे पहले अच्छी नस्लें, कुक्कुट की अच्छी नस्लों का चयन किया जाना चाहिए। इनमें देसी, विदेशी और संकर नस्लें, 3 प्रकार की नस्लें उपलब्ध होती हैं। देसी नस्लें कौन सी हैं मुर्गी की? टेनिस, ब्रह्मा, चटगांव, पंजाब भूरा, असील, घाघस, टाइटर, बसरा, ये सब कुक्कुट की देसी नस्लें हैं। इनमें असील या इंडियन गेम एवं बसरा सर्वोत्तम नस्लें हैं। इनसे प्रचुर मात्रा में मांस प्राप्त होता है। ये अंडे कम संख्या में देती हैं, लेकिन इनसे मांस ज़्यादा प्राप्त होता है। इसके बाद विदेशी नस्लें, हमारे देश में पाई जाने वाली विदेशी नस्लें निम्नलिखित हैं, जैसे व्हाइट लेग हॉर्न, ये लंबे सफ़ेद अंडे देने वाली मशहूर नस्ल है। दूसरा होता है रोडे आइलैंड रेड, रोडे आइलैंड रेड, ये नस्ल अमेरिका के रोडे आइलैंड फार्म में विकसित की गई है। ये है द्विउद्देशीय नस्ल है, इसमें अंडे और मांस दोनों अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। फिर न्यू हैम्पशायर, यह एक नवीन आइलैंड रेड वंश की नस्ल है। उसके बाद ससेक्स, इस नस्ल से अधिक मांस उत्पन्न करने का विशेष गुण है। इसके बाद संकर नस्लें, अंडे तथा मांस उत्पादन हेतु आजकल संकर नस्लों का उपयोग होता है। संकरण विधि द्वारा अनेक उन्नत संकर नस्लें तैयार की गई हैं, जैसे HH 260, दूसरी है IBL 80, तीसरी है ILS 82, चौथी है B77। ये कुक्कुट की संकर नस्लें हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, HH 260, IBL 80, ILS 82 तथा B77, ये संकर नस्लें हैं। अंडे तथा मांस के अधिक उत्पादन हेतु आजकल इन्हीं संकर नस्लों का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात आती है सर्वोत्तम अंडे देने वाली मुर्गी का चयन। यह हम आपको कुक्कुट फार्म प्रबंधन पढ़ा रहे हैं, तो पहले आपको बताया अच्छी नस्ल का चयन। अब दूसरा पॉइंट है सर्वोत्तम अंडे देने वाली मुर्गी का चयन। सभी मुर्गियां एक जैसी नहीं होती हैं, एक जैसे अंडे लेंग नहीं करती हैं। कुछ मुर्गियां ज़्यादा एग लाइंग करती हैं और कुछ मुर्गियां कम एग लाइंग करती हैं। तो कौन सी मुर्गियां ज़्यादा एग लाइंग करेंगी, ज़्यादा अंडे प्रदान करेंगी, ये पहचानना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनका समझना है कि एक सक्रिय, बुद्धिमान एवं सामान्य कदकाठी की मुर्गी अधिक अंडे देने में सक्षम होती है। दूसरा लक्षण है जिस मुर्गी की श्रोणि मेखला अत्यधिक विकसित होगी वो अत्यधिक संख्या में अंडे देने में सक्षम होगी। सामान्यतः मुर्गियां फरवरी से अंडे देना प्रारंभ करती हैं, अगस्त तक अंडे देती हैं, और कुछ मुर्गियां अक्टूबर से जनवरी तक भी अंडे देती हैं। ये तो उस क्षेत्र की पर्यावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है कि किस मौसम में मुर्गी अंडे देगी। इसके बाद अंडा, मुर्गी पालन का मुख्य उत्पाद अंडा और मांस है। भारत में कुक्कुट पालन का मुख्य उद्देश्य अंडों की प्राप्ति है, क्योंकि अंडे बहुत पौष्टिक होते हैं। इनमें विटामिन ए, राइबोफ्लाविन, लौह एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है।
अंडे का मुख्य घटक प्रोटीन होता है तथा शेष भाग में खनिज, लवण और वसा होते हैं। एक स्वस्थ अंडे में 12% प्रोटीन, 4% वसा होती है। अब बात करते हैं पशु प्रजनन की, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग पशुओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के बाद पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है पशु प्रजनन। तो पशु प्रजनन के उद्देश्य क्या होते हैं? पशु प्रजनन का कोई एम होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग्स, पशु प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं? हर काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के, बिना कारण का कोई काम नहीं होता है। तो पशु प्रजनन का भी कारण होता है। क्या कारण है इसके, क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना। दूध, अंडे, मांस आदि पशुओं के उत्पादन होते हैं। तो प्रजनन के द्वारा पशुओं के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ऐसा पाया गया है कि पशुओं की देसी नस्लों की रोग प्रतिरोधक क्षमता विदेशी नस्लों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसलिए ऐसे पशुओं के साथ ब्रीड कराई जाए जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। अगली बात है उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना। पशु प्रजनन के द्वारा पशुओं के उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस आदि का पोषक मान उन्नत किया जाता है, सुधारा जाता है। अगली बात है अधिक व्यापक क्षेत्र है तो अनुकूलनशीलता। प्रजनन द्वारा इस प्रकार की नस्ल विकसित करने का प्रयास किया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में रहने की बजाय व्यापक क्षेत्र में रहने में सक्षम हो। यूपी का तैयार किया गया कोई पशु एमपी में भी रह सके, हिमालय में भी रह सके, आंध्र प्रदेश में भी रह सके, तमिलनाडु में भी रह सके, किसी भी क्षेत्र में वो आराम से रह सके, ऐसी नस्ल का तैयार करने का प्रयास किया जाता है। और जंतु व्यवहार में वांछित परिवर्तन, पशु प्रजनन के द्वारा जंतु व्यवहार में वांछित परिवर्तन किए जाते हैं। वांछित परिवर्तन क्या है? किसी जंतु में आक्रामकता में कमी हो जाए, उसकी भारवाही क्षमता का विकास हो जाए। यही तो परिवर्तन हर व्यक्ति चाहेगा कि मारू ना हो जानवर, ज़्यादा भड़कता ना हो, मारने ना दौड़ता हो, शरीफ हो, सीधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा भार वहन करने की क्षमता हो उसमें। इस प्रकार से पशु प्रजनन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब पशु प्रजनन के प्रकार, कितने प्रकार से प्रजनन कराया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको बताया गया है 2 प्रकार से पशुओं में प्रजनन कराया जा सकता है। पहला प्रकार है अंतः प्रजनन और दूसरा प्रकार है बहिः प्रजनन। अंतः प्रजनन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर अंतः प्रजनन का मतलब है कि कोई पशु जब अपने ही पूर्वजों से, अपने ही पीढ़ियों से प्रजनन करते रहते हैं, जो बहुत निकट संबंधित होते हैं और आपस में प्रजनन करते रहते हैं, तो उनको कहा जाता है अंतः प्रजनन। इस प्रकार के प्रजनन को अंतः प्रजनन कहा जाता है। और जब एक पशु किसी दूर दराज के पशु से प्रजनन करता है, अपने से 1-2 किलोमीटर या 2-4 किलोमीटर दूर, और उन दोनों पशुओं की जो आपस में प्रजनन कर रहे हैं, उन दोनों पशुओं की पीढ़ियों में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, तो इस प्रकार के प्रजनन को बहिः प्रजनन कहा जाता है। वे आपस में संबंध नहीं होते हैं। एक तीसरी प्रकार का प्रजनन भी प्रचलन में आ गया है बढ़ते विज्ञान के कारण। इसको कृत्रिम प्रजनन कहा जाता है।
कृत्रिम प्रजनन क्यों करवाया जाता है? वांछित लक्षणों वाला पशु प्राप्त करने के लिए कृत्रिम प्रजनन करवाया जाता है। वांछित लक्षणों वाला पशु, जैसे आप चाहते हैं कि उसमें दूध भी ज़्यादा हो और वो सीधा साधा भी हो, चारा भी कम लेता हो, भार अधिक वहन कर सके, तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ती है। यह कार्य डॉक्टर्स ही करते हैं। इसमें कृत्रिम विसेचन केंद्र की आपको मदद लेनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको अपने पशु को लेकर के जाना पड़ेगा और वहाँ उपस्थित डॉक्टर्स हॉस्पिटल में संरक्षित किए गए सीमेन को, वीर्य को आपके पशु में प्रविष्ट करा देते हैं। इससे उत्पन्न होने वाला पशु आपकी अपेक्षाओं के अनुसार होता है। तो इस प्रकार के प्रजनन को कृत्रिम प्रजनन कहा जाता है, जो हॉस्पिटल्स में मैनुअली सीमेन डाल दिया जाता है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन। वैसे तो मधुमक्खी किसी की पालतू नहीं होती है, ये एक सामाजिक कीट है, पर इनको ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाती है कि उसी व्यवस्था के इर्द गिर्द ये बनी रहते हैं। इसी को कहा जाता है कि मधुमक्खी आपने पाल लिया है। बाकी ये आपके डायरेक्शन में काम नहीं करती हैं, आप इनको बांध नहीं सकते हैं, ये फ्री होती हैं, उड़नशील होती हैं, उड़ती रहती हैं, लेकिन आपने इनको आश्रय दे दिया तो ये आश्रय, इनका जो आश्रय होता है वो आपके नियंत्रण में है, आपकी पहुंच में है। तो आपके दिए हुए आश्रय में ये निवास करना शुरू कर देती हैं, इसलिए कहा जाता है कि मधुमक्खियाँ पली हुई हैं। मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही प्राणी उत्पादों का उपयोग कर रहा है और मधुमक्खी पालन हम लोग शहद के लिए करते हैं। शहद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसका औषधीय उपयोग भी होता है। मधुमक्खियाँ प्रायः काफ़ी दूर से पराग तथा फूलों के रस को एकत्र करती हैं और उससे ये शहद का निर्माण करती हैं। मधुमक्खियों का पालन जहाँ पर भी किया जाए उसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि उस स्थान के चारों ओर मक्का, पुष्पी नीम का मतलब जिसमें पुष्प आ रहे हो उस समय, जामुन, रीठा, गुलाब, आड़ू, सेब, शीशम, अमरूद, सरसों आदि वनस्पतियां लगी होनी चाहिए। ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन करेंगे तो अच्छी गुणवत्ता वाला शहद आपको प्राप्त होगा। इस उद्योग के लिए, मधुमक्खी पालन के सफल उद्योग के लिए उपयुक्त जाति का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। मधुमक्खी का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, मधुमक्खी स्वभाव में सरल होनी चाहिए। दूसरी बात, मधुमक्खियों में मजबूत तथा बड़ा निवाह बनाने की क्षमता होनी चाहिए। निवाह मतलब छत्ता। कुछ मधुमक्खियां हैं बहुत छोटा छत्ता बना देती हैं, आपने उनको पाल लिया तो आपको कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा। ऐसी मधुमक्खियां पालिए जो बहुत बड़ा छत्ता बनाती हैं। अगली बात है कि इनमें शत्रुओं से बचाव की क्षमता होनी चाहिए। श्रमिक मधुमक्खियों में विभिन्न पौधों के पुष्पों से रस एकत्र करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपका इंडस्ट्री, जो आपका एपीकल्चर है, मधुमक्खी पालन है, वो अच्छा चलेगा। मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में एपीकल्चर कहा जाता है। भारत में मधुमक्खी पालन के लिए एपिस इंडिका सर्वोत्तम होती है। एपिस इंडिका। वैसे तो यहाँ पर आपको 4 प्रजातियों की मधुमक्खियाँ दिखाई पड़ती हैं, पर उसमें एपिस इंडिका सर्वोत्तम होती है। ये अपना बड़ा छत्ता बनाती हैं, इनका शहद अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और ये मधुमक्खियाँ आक्रामक भी होती हैं। सफल मधुमक्खी पालन है कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जैसे मधुमक्खी की प्रकृति व स्वभाव का ज्ञान आपको होना चाहिए।
मधुमक्खी के छत्तों के लिए उपयुक्त स्थान का चयन। जैसा अभी हमने बताया आपको कि मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, जहाँ पर बागवानी, वनस्पतियाँ और तरह तरह के फूल पौधे हों। तीसरी बात है, अगला तथ्य है, मधुमक्खियों के समूह को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखने का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप मधुमक्खी पकड़ सकते हो और उसके बाद उनको उनके छत्ते में रख पाएँ। विभिन्न मौसम में छत्ते का प्रबंधन करने का ज्ञान आपको होना चाहिए। शहद व मोम का एकत्रीकरण कैसे किया जाए, उसका रखरखाव कैसे किया जाए ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहें, खराब ना होने पाए, इन तथ्यों को आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको हम बता रहे हैं कि मधुमक्खी की 4 प्रजातियां होती हैं। इनमें से सबसे पहली है एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा ये सभी प्रजातियों में सबसे लंबी होती है। इसे सारंग नाम से भी जाना जाता है, बोम्बारा तथा भीमकाय मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत आक्रामक होती है और इसको पाल पाना सबके बस की बात नहीं है। जिनको अच्छा अनुभव है मधुमक्खी पालन का वही लोग इसको पाल सकते हैं। दूसरी होती है एपिस इंडिका। इसे भारतीय मधुमक्खी भी कहा जाता है। यह आकार में एपिस डॉर्साटा से थोड़ी छोटी होती है। इसके एक छत्ते में लगभग 6-7 पाउंड शहद प्राप्त हो जाती है। इस मधुमक्खी का स्वभाव थोड़ा नम्र होता है, इसीलिए इसको पालना ठीक रहता है। तीसरी होती है प्रजाति एपिस फ्लोरिया, जिसको हम लोग भुनगी वाली मधुमक्खी कहते हैं, भुनगहुआ मधुमक्खी। बहुत छोटी छोटी होती है, घरेलू मक्खी की तरह से छोटी छोटी। तो इसका नाम लिखते हैं भृंगा मधुमक्खी। जंतु वैज्ञानिक नाम है एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्साटा और तीसरी है एपिस फ्लोरिया। यह भृंगा मधुमक्खी है। इसका छत्ता बहुत छोटा होता है। जब पूरी तरह से शहद से भरा हुआ छत्ता निचोड़ा जाए तो उसमें 200-250 ग्राम शहद प्राप्त हो जाती है। बस सुविधा क्या है कि ये मधुमक्खियाँ डंक नहीं मारती हैं, ये काफ़ी डरपोक होती हैं और छत्ते को आसानी से छोड़ करके भाग लेती हैं, तो आसानी से तोड़ा जा सकता है और शहद प्राप्त की जा सकती है। चौथी है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा ये यूरोपियन मधुमक्खी है, इटालियन, ठीक है, इटली की मधुमक्खी है, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है और ये डरपोक स्वभाव की भी होती है। इसका स्वभाव डरपोक होता है। ये भी बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करती। अच्छा, मधुमक्खियों का जीवन चक्र भी छोटा होता है। जीवन चक्र में केवल 4 अवस्थाएं होती हैं। रानी मधुमक्खी एग लाइंग करती है, अंडे देती है। एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, ये समझ लीजिए। एक से ज़्यादा रानी मधुमक्खी एक छत्ते में नहीं होती है और रानी मधुमक्खी का काम सिर्फ अंडे देना है। वो अपने चैम्बर में पड़ी रहती है और उसके जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, जो मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं, वो उसकी परवरिश करती हैं, देखभाल करती हैं, उसके लिए जैली का इंतजाम करती हैं, भोजन का इंतजाम करती हैं और रानी मधुमक्खी केवल अपने चैम्बर में रहती है, खाती है, पड़ी रहती है और अंडे देती है। बस उसका एक ही काम है, अंडे देना। तो पहला स्टेप हो गया एग, और एग से फिर निकलते हैं लार्वा, और लार्वा से फिर तीसरा स्टेप होता है प्यूपा, और प्यूपा जो होते हैं वो सीधे एडल्ट बन जाते हैं। अब एडल्ट या तो वर्कर बनेंगे, या तो ड्रोन बनेंगे, या तो क्वीन बनेंगे, ठीक है। तो इसका जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं देखने को मिली: एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। अब आपने मधुमक्खी पालन किया तो, लेकिन क्यों किया, इसका कोई महत्व तो है कि नहीं है? जब आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन का आर्थिक महत्व क्या है, तब आप बताइए कि इसके निम्नलिखित आर्थिक लाभ होते हैं, आर्थिक महत्व है, क्या है? मधु अथवा शहद, सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पाद है इसका, मधु प्राप्त करने के लिए, ठीक है। पहला लाभ है मधु। मधु एक उच्च श्रेणी का पोषक गुण वाला उत्पाद होता है, जिसमें 80% तक शर्करा उपस्थित रहती है।
यूनानी तथा आयुर्वेदिक औषधियों में शहद एंटीसेप्टिक, रुधिर शुद्धिकारक, ज्वर तथा आहार नाल के अल्सर आदि के उपचार में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इससे मोम प्राप्त होता है। यह अल्कोहल, वसी अम्लों और पैराफिन इत्यादि पदार्थों का मिश्रण होता है, तो इसलिए इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, क्रीम, मरहम और औषधि तेल आदि के निर्माण में किया जाता है। कांच पर लिखने वाली पेंसिल, पेंट, जूतों की पॉलिश तथा मूर्तियां आदि बनाने में भी मोम का उपयोग किया जाता है। तो जब आपने मधुमक्खी पालन किया तो आपको शहद प्राप्त हो गई, आपको मोम प्राप्त हो गया। इसका आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी बिक्री कर सकते हैं और उससे अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्थिक लाभ है। और देखिए, मधुमक्खी का विष, तीसरी हेडिंग डालिए, मधुमक्खी का विष। इसमें प्रतिजैविक गुण होते हैं, एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसका उपयोग तंत्रिका तंत्र के विकारों में, नेत्र और चर्म रोगों में, उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में, विषैले कीटों के दंश को ठीक करने में, रक्त क्षीणता और गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। तो इसका अगर आपको टेक्निक पता हो जाए तो इसका विष भी इकट्ठा कर सकते हैं और उसको भी आप बिक्री कर सकते हैं। सरसों, सूरजमुखी जैसी फसलों या फलों के बाग में मधुमक्खी पालन से फसल के उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि होती है, क्योंकि मधुमक्खियां वहां पर टहलती रहती हैं तो वो फूलों में खूब परागण कराती हैं। तो जब परागण खूब कराती हैं तो उनमें उत्पादन भी अच्छा होता है। अब अगला पशुपालन है मत्स्यिकी, या इसको कहते हैं फिशरीज। ठीक है, मत्स्यिकी या फिशरीज, मछली पालन, मत्स्य पालन या मछली पालन। भारत जैसे विकासशील देश में भोजन की भारत जैसे विकासशील देश में भोजन की प्रति व्यक्ति आपूर्ति कम होने के कारण मत्स्य पालन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मत्स्य पालन कोई नई खेती नहीं है, ये प्राचीन काल से हो रही है। प्राचीन काल से ही मनुष्य जलाशयों के किनारे जा करके मछलियों को पकड़ते थे और उनको भोजन के रूप में उपयोग करते थे। अब इसको वृहद स्तर पर किया जाने लगा है। मत्स्य पालन को प्रारंभ करने से पूर्व मछलियों के विषय में संपूर्ण जानकारी होना जरूरी होता है। जानकारी में क्या भाई, सबसे पहले तो मछली की नस्ल, अच्छी नस्ल की मछली होनी चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए। मछली में कौन कौन से गुण होने चाहिए? मछली में प्राकृतिक भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए तथा कृत्रिम भोजन ग्रहण करने की योग्यता होनी चाहिए। जब आप कहीं पालेंगे तो उसको आप बाहर से कृत्रिम भोजन ला करके देंगे ना, तो उसको खाने के और हजम करने की क्षमता होनी चाहिए उस मछली में। दूसरा गुण है कि शाकाहारी स्वभाव की मछली होनी चाहिए तथा कम भोजन मिले तब भी उसकी वृद्धि अच्छी होनी चाहिए। तीसरा गुण क्या होना चाहिए? जलाशय के पानी में अचानक आए परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से अपने आप को बचाने की भी क्षमता होनी चाहिए, यानी कि अच्छी प्रतिरोधकता वाली मछली होनी चाहिए। तीसरा, अगला पॉइंट है कि समुचित प्रजनन क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मछली आपने पाल लिया और उसमें 1000 मछली डाली थी और साल भर में 1000 रह गई। हाँ, ऐसी मछलियां हो जो तेजी से प्रजनन कर रही हो, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो मछलियों की, तभी तो अच्छा उत्पाद होगा और उसका कुछ आर्थिक लाभ मिलेगा। यद्यपि मत्स्य पालन एक जटिल प्रक्रिया होती है, फिर भी इसके विभिन्न घटकों का अध्ययन करके इसका पालन किया जा सकता है। इनका सफलतापूर्वक पालन करने के लिए जानकारी और इनके घटकों के नियमन की जानकारी आपको होनी चाहिए। मछली पालन को जल कृषि भी कहा जाता है। मछलियों से मांस के अतिरिक्त विभिन्न लाभदायक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि लीवर ऑयल और बॉडी ऑयल। इनका उपयोग दवाओं की तरह से होता है।
इसके बाद खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, ये पाठ का नाम है। दूसरी बात है मत्स्य प्रोटीन, इसका उपयोग चूर्ण अवस्था में किया जाता है। कहाँ? आइसक्रीम बनाने में, औषधियाँ बनाने में, पेंट, कागज तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग किया जाता है। मत्स्य उर्वरक, इसका उपयोग चाय, काफी और तंबाकू की खेती में किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त मत्स्य त्वचा, मत्स्य गोंद, मत्स्य पखने, आइजीग्लास, लेसिथिन इत्यादि भी उप उत्पाद हैं। इनका भी उपयोग उद्योगों में किया जाता है। मछली एक अति महत्वपूर्ण जंतु खाद्य संसाधन है। ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। इसका उत्पादन जल कृषि कहलाता है। हमारे देश में लगभग 16 लाख हेक्टेयर तथा हमारे देश में लगभग 16 लाख हेक्टेयर अंतः स्थलीय जलीय क्षेत्र तथा 6500 किलोमीटर लंबी तट रेखा मछली उत्पादन के लिए उपयुक्त है। मछलियों के अतिरिक्त झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, ऑयस्टर, मसल, ये भी सब समुद्री खाद्य संसाधन है। अलवणीय जल जैसे तालाब, नदी, झील, झरने आदि मछलियों के स्रोत होते हैं। भारत की प्रमुख स्वच्छ जलीय मछलियाँ आप जानते होंगे, रोहू, कतला, मृगाला, कालबासु, ये सब भारत में पाई जाने वाली और पाली जाने वाली स्वच्छ जलीय मछलियाँ होती हैं। कुछ विदेशी प्रजाति की मछलियाँ जैसे कामन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ये विदेशी प्रजाति की मछलियाँ हैं। इनका भी पालन भारत में किया जाता है। एक शब्द आता है जल कृषि। जल कृषि क्या है? अभी तो बताया हमने, जल के अंदर की जाने वाली कृषि जल कृषि कहलाती है। जैसे आप मछली को पालते हैं, क्रस्टेशियंस को पालते हैं, मालास्क को पालते हैं, ये सब जल कृषि के अंतर्गत आता है। जल में खेती कर रहे हैं तो इसी को जल कृषि कहा जाता है। तो इस तरह से जल कृषि तक आपको यहाँ इस वीडियो में पढ़ा दिया है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अगला पार्ट भी आपको जल्दी से मिलेगा। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समझने में कहीं दिक्कत हुई है, आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट में नोट कर दीजिए और उसको हम अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।